गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है कि जब वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को, ठीक है, जब वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको हम इस तरह से अपने नोट्स में लिखेंगे, जब वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है, यानी कि वेग समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसमें 4 कंडीशंस होती हैं, हम लोग चारों कंडीशन को आज देखेंगे। तो जो पहला कंडीशन है इसमें वह है जब वस्तु एक समान रूप से गतिशील हो। ठीक है, जब वस्तु एक समान रूप से गतिशील हो, ठीक है, यानी कि वस्तु का जो वेग है, ठीक है, वस्तु का जो वेग है वह हर समय पर, मान लीजिए 2 समय पर, 4 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, 50 सेकंड पर, ठीक है, 100 सेकंड पर उसका वेग जो है मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे सेकंड में भी उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड हो, तीसरे सेकंड में भी उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड हो और 100वें सेकंड में भी उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड हो। यानी कि समय तो बदल रहा है लेकिन उसके वेग में, उसकी रफ्तार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु जो है एक समान रूप से गतिशील है। ठीक है, यानी कि वस्तु का जो वेग है वह समान है। ठीक है, देखिए इसको मान लेते हैं समय को हम लोग लेते हैं सेकंड में। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं वेग को हम लोग लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मान लेते हैं किसी वस्तु का वेग 0 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड हुआ, चौथे में भी 10 मीटर पर सेकंड हुआ, छठवें में भी 10 मीटर पर हुआ और 8वें में भी 10 मीटर पर सेकंड रहा और 10वें में भी 10 मीटर पर सेकंड रहा। ठीक है, किसी वस्तु का जो वेग था वह 0 समय में, यानी कि प्रारंभिक जो वेग था वह 10 मीटर पर सेकंड था और अंतिम वेग भी उसका 10 मीटर पर सेकंड ही रहा, यानी कि उसकी रफ्तार में, उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई। तो इसको अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन निकालेंगे। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया v और ये हो गया t। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। 0 सेकंड में 10, अब हम ले लेते हैं समय का, ये मूल बिंदु O हो गया। ठीक है, 0 यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो 0 में यह बता रहा है 10 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8, 10। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके वेग की। 2, 4, 6, 8, 10 कह रहा है कि जो वस्तु का प्रारंभिक वेग था 0 सेकंड में उसका वेग 10 ही रहा। तो उसका वेग कितना रहा, उसका वेग 10 ही रहा। दूसरे सेकंड में भी इसका वेग कितना रहा, दूसरे सेकंड में भी इसका जो वेग है वह 10 ही रहा। ठीक है, फिर चौथे सेकंड में भी इसका वेग 10 ही रहा। ठीक, फिर 6वें सेकंड में भी इसका वेग 10 ही रहा। फिर 8वें
सेकंड में भी इसका वेग 10 ही रहा, फिर 10वें सेकंड में भी इसका वेग 10 ही रहा। ठीक है, यानी कि वस्तु का जो वेग है वह समय तो बदल रहा है लेकिन वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मिला दिया जाए। ठीक, तो 2 सेकंड में 10 की बात कर रहा है और ये आखिरी सेकंड। ठीक है, फिगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, मानते हैं, इसको मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ, सीधा मुझे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? अगर इसको ध्यान से देखिए, इसको हम ले लेते हैं ए, इसको हम ले लेते हैं बी, ये आखिरी वाले पॉइंट को हम ले रहे हैं बी, इसको हम ले लेते हैं सी और इसको हम ले लेते हैं डी। ठीक है, तो ध्यान से देखने पर ये पता चल रहा है ये ए बी सी डी एक अब आयत के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। अब ये जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो इसका क्षेत्रफल हमें मिल रहा है, इस क्षेत्रफल के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं? इस क्षेत्रफल के माध्यम से हम विस्थापन निकाल सकते हैं। तो अगर विस्थापन की बात की जाए, ठीक है, अगर विस्थापन की बात की जाए तो सबसे पहले हम इस आयत को देख लेते हैं। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट्स? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन को यस से डिनोट करते हैं। तो विस्थापन की बात की जाए तो लंबाई क्या है? लंबाई है AC या BD, यही लंबाई है। तो हम ले लेते हैं AC इंटू चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है AB और CD, तो हम ले लेते हैं CD। ठीक, अब देखिए अगर हम AC में देखें, इस AC में देखें तो इधर देखेंगे, किसकी तरफ देखेंगे? अब हम देखेंगे वेलोसिटी की तरफ। अगर हम लंबाई की बात करें, AC की बात करें, तो हम वेलोसिटी तरफ देखेंगे। तो वेलोसिटी में हमने ये देखा कि वस्तु का जो वेग है, वस्तु की जो वेलोसिटी है वह कितनी है? वह 10 ही मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वस्तु की जो वेलोसिटी है वह 10 मीटर प्रति सेकंड ही है, यानी कि जो वस्तु का वेग है वह कितना है? वह है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया 10। ठीक है, अब हम CD की बात करें तो CD में यहाँ पर समय का अंतर हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। लेकिन यहाँ पर वेग में अंतर कहाँ हो रहा है? लेकिन यहाँ पे इसके समय में अंतर हो रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं T1, ठीक, और इसको हम ले लेते हैं T2। क्लियर? तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो कितना हो गया? 10 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू 10 है और T1 की वैल्यू 2 है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 10 = 8 बराबर 80 मीटर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो वस्तु है, यानी कि जो कोई वस्तु है, चाहे कार ले लें, चाहे ट्रक ले लें, चाहे आप किसी बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो वस्तु का जो वेग, वस्तु जो है वह 2 से 10 सेकंड के दौरान, 2 सेकंड से 10 सेकंड के दौरान कितनी मीटर विस्थापित हुई? वह 80 मीटर विस्थापित हुई। बात समझ में आई? कोई वस्तु है, कोई कार है, वह 2 से 10 सेकंड के दौरान उसका विस्थापन कितना हुआ? वह कितनी दूरी विस्थापित हुई? वह विस्थापित हुई 80 मीटर। बात समझ में आई आपको? ये तो था आपका जब वस्तु एक समान रूप से गतिशील हो। आप लोग देख लें। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में।
यानी कि जब वस्तु असमान वेग से गतिशील हो, उसमें वस्तु का जो वेग था वह समान था, इसमें वस्तु का वेग असमान होगा। देखते हैं कैसे। समय को हम लेते हैं सेकंड में, वेग को हम लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो मान लो कोई वस्तु है वो 0 सेकंड में 0, उसका जो वेग था वो कितना था, 0 था। ठीक है, 2 सेकंड में उसका वेग हो गया 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, और चौथे सेकंड में उसका वेग हो गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, और मान लेते हैं छठवें सेकंड में उसका जो वेग हो गया वह हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इसका जो वेग है, ठीक है, इसका जो वेग है वो असमान ही होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, 8वें सेकंड में उसका वेग हो गया, वस्तु का वेग मान लेते हैं किसी कार का वेग 8वें सेकंड में हो गया आपका 7 मीटर पर सेकंड, और 10वें सेकंड में वस्तु का वेग हो गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एक टेबल दिखाया कि जो वस्तु थी, कोई कार है मान लीजिए, वह 0 सेकंड में उसका जो वेग है वह 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, दूसरे सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड। चौथे सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। छठवें सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। 8वें सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड, और 10वें सेकंड में उसका जो वेग था वह 5 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर देखिए समय के तो अंतर समान है, लेकिन इसका जो अंतर देखा जाए इसका अंतर समान नहीं है। इसमें कितने का अंतर, उसमें 8 का अंतर, सब अंतर असमान है। किसी में 2 का अंतर, किसी में 3 का अंतर, किसी में 8 का अंतर। तो इसका मतलब ये हो कि वस्तु का जो वेग है, वस्तु जो है वह असमान वेग से गतिशील है। इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझें तो देखें, इसको ले लिया x, इसको ले लिया y, तो मूल बिंदु O हो गया, इसको ले लिया हमने V, और इसको हमने ले लिया T। ठीक है, अब देखिए बात करिए समय की, तो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8, मतलब और ले लेते हैं ऊपर 10। ठीक है, बात समझ में आई आपको, ये है y। ठीक, कह रहा है इसका वेग 0 सेकंड में 0 था, तो वह यहीं से तो स्टार्ट करेगी चलना। कोई वस्तु स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका यहीं से होगा ना, इसका मूल बिंदु से, यानी कि 0 सेकंड से होगा, तो वह दूसरे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है। दूसरे सेकंड में कितने मीटर की वेग से चल रही है, 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है दूसरे सेकंड में। फिगर में गलती हो सकती है, क्योंकि हम तो ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पर बना रहे हैं। आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो ये जो लाइन है बिल्कुल सीधे आएगी। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट A। ठीक है, फिर कह रहा है कि चौथे सेकंड में उसका वेग 6 हो जाता है। चौथे सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है, उसका जो वेग है चौथे सेकंड में 6 हो जाता है। इसको हम पॉइंट मान लें B, यानी कि चौथे सेकंड में उसका वेग घटकर 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, फिर छठवें सेकंड में उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, 10वें सेकंड की बात कर रहा है। छठवें सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, छठवें सेकंड में उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बात समझ में आई। अब देखिए 8वें सेकंड में उसका वेग 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 7 यहाँ होगा, तो 7 यहाँ ले लेते हैं। तो 7वें सेकंड में उसका वेग, 8वें सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है,
उसका जो वेग है वह हो जाता है आपका 7 मीटर पर सेकेंड, और 10वें सेकेंड में उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ होगा, तो इसको यहाँ ले लिया जाए। इस स्थिति में हमको यह देखने को मिला कि वस्तु जो है वह असमान वेग से गतिशील है। उसका वेग जो है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है और घट ही गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है वह असमान वेग से गतिशील है। ये इसका ग्राफ है, आप लोग देख लें। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की, जो है घटकर शून्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु का जो वेग है वह घटकर अंतिम में क्या हो जाता है, शून्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कार है, वह 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। उसका जो वेग है वह 100 मीटर प्रति सेकंड है, और वह 2 सेकंड में उसका, हम मान लेते हैं 0 सेकंड में, यानी कि प्रारंभिक वेग तो है उसका वह कितना है, वह है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आने वाले वह 20वें सेकेंड में उसका वेग कितना हो जाता है, 100 मीटर पर सेकेंड से घट करके 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो समय की बात कर लें, समय को सेकेंड में, वेग को मीटर पर सेकेंड में, समय हमने ले लिया 0 सेकेंड में, उसका वेग था 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 0 सेकेंड में, 2 सेकेंड में उसका वेग हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 4 सेकेंड में उसका वेग हो जाता है आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये वस्तु है, कोई कार है, कोई ट्रक है, चाहे आप ही बाइक से जा रहे हो। 6वें सेकेंड में उसका वेग हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 8वें सेकेंड में उसका वेग हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और 10वें सेकेंड में उसका वेग हो जाता है 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो समय जो है, समय के साथ इसके वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, और एक ऐसी स्थिति आ रही है इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से घट करके 0 हो जाता है। बात समझ में आई? अगर इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझें तो एक ग्राफ के माध्यम से कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। ये x, ये y, ये v, ये t। बात समझ में आई? समय को डिनोट करते हैं, मूल बिंदु को हो गया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, इसका वेग कितना था 0 सेकेंड में 10 हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरे सेकेंड में इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक, मैं बना दे रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बनाऊंगा तो ग्राफ गलत भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। वैसे टेढ़ा मेढ़ा बन ही रहा है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ये त्रिभुजाकार बनेगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
4, 6, 8, 10। ठीक है, अगर इस ग्राफ को देखें तो 0 सेकेंड में यानी कि जो उसका प्रारंभिक वेग था वह कितना था, वह था 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में उसका वेग हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। चौथे सेकेंड में उसका वेग हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। और छठवें सेकेंड में उसका वेग हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और 8वें सेकेंड में उसका जो वेग हो गया वो 2 मीटर पर सेकेंड। और 10वें सेकेंड की बात करें, आखिरी सेकेंड की बात करें, तो उसका वेग कितना हो गया, उसका वेग हो गया 0। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम ए ले लें, ये O है, और इस पॉइंट को हम B ले लें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यह जो OAB हमें मिल रहा है वह एक त्रिभुज के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये जो त्रिभुज OAB मिल रहा है वह एक हमें ट्रायंगल के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, हमको विस्थापन निकालना है। क्या निकालना है, हमें विस्थापन निकालना है। तो त्रिभुज OAB, ये पूरा क्षेत्रफल इसका एरिया है, यहाँ से अंदर वाला पार्ट। तो त्रिभुज OAB का हम क्षेत्रफल लेंगे तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। ठीक है, अगर मुझे विस्थापन निकालना हो तो 1/2 आधार क्या है, आधार है आपका OB। ठीक है, आधार है OB और ऊंचाई क्या है, OA। ठीक, तो ये हो जाएगा S = 1/2, ठीक है, इंटू OB की बात करें तो इसको हम ले लेंगे V2, ठीक, और इसको हम यहाँ ले लेंगे V1, ठीक, इसको ले लेंगे हम T1 और इसको हम ले लेंगे T2। बात समझ में आई? तो कितना हो गया ये, तो 1/2 OB की बात करें तो ये OB क्या है, आखिरी 10 सेकंड की बात कर रहा है, तो ये आखिरी 10 सेकंड को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और OA में ये क्या है, इसका जो V2 है वो कितना है, 10। तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। तो S = कितना हो जाएगा, S = हो जाएगा 50 मीटर। यानी कि वस्तु जो है, ठीक है, जो वस्तु है, जो कार है, वह जो उसका विस्थापन है, जो उसने दूरी तय की 0 से लेकर और 10 के बीच में, उसने 50 मीटर की दूरी तय की। अब मैं त्वरण की बात कर लूँ, त्वरण एक्सेलरेशन की बात कर लूँ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका OA/OB। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OA/OB। OA की बात किया जाए तो V2 - V1, और ये हो जाएगा आपका T2 - T1। ठीक, तो V2 की वैल्यू कितनी है, 10 - 0, तो ये V2 की वैल्यू 10 है, और ये कितनी है, V1 की वैल्यू है V1, ये होगा V2, ये होगा V2 और ये होगा V1। ठीक, तो V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 0 है, 0 - 10, और T2 की वैल्यू कितनी है, 10 - 0, तो कितना हो जाएगा, -10/10। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बचेगा वो बचेगा -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम एक्सेलरेशन कितना मिले मुझे, यानी कि मुझे त्वरण कितना मिला, वह मिला -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देख लें। अब हम बात करेंगे
इसके चौथे पॉइंट्स की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता, वीडियो लगभग 40-50 मिनट की हो जाती तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर दिया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति का मतलब ये हुआ कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होता है, ठीक है। यानी कि समान समय अंतराल रहेगा और वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन भी समान होगा। देखिए कैसे, जीरो कोई वस्तु है, कोई कार है, वह 0 सेकेंड में उसका वेग 0 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड में उसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड हुआ, चौथे सेकेंड में उसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, छठवें सेकेंड में 9, 8वें में 12, 10वें में 15 और 12वें में 18 मीटर पर सेकेंड हुआ उसका वेग। अगर समय को देखिए, ठीक है, अगर समय को देखिए तो समय में जो अंतर है वह 2-2 का ही तो अंतर है, 2, 4, 6, 8, 10 2-2 का ही तो अंतर है। और अगर उसके वेग में देखिए, उसके वेग में भी 3-3 का ही अंतर है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, यानी कि समय का जो अंतर है वह भी समान है और वेग का जो अंतर है वह भी समान है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे त्वरण निकालूँ, त्वरण, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसका त्वरण निकालूँ, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है एक समान त्वरित गति, तो त्वरित मतलब क्या, त्वरण की बात हो रही है। अगर मैं त्वरण निकालूँ तो a = कितना हो जाएगा भाई, 2-2 का ही अंतर है, तो मान लीजिए हम अगर समय निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा, ये हो गया वेग, तो कितना हो गया v2 - v1 अपॉन t2 - t1, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोई भी ले सकते हैं, हम 18-15 ले रहे हैं, तो 18 - 15 अपॉन 12 - 10 कितना हो जाएगा 3/2, कितना अंतर आया, 2 × 2 और 2 × 5 = 10, ठीक है, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप कुछ भी निकालेंगे, ठीक है, आप कुछ भी मान के निकालेंगे तो जो त्वरण आएगा वह 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। अब 12/9 का निकालेंगे तब भी तो अंतर 3 आएगा, आप 6 में से 8 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी तो अंतर 2 ही का आएगा, और 3/2 करेंगे तो आपका जो त्वरण आएगा वह 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि वस्तु जो है, वस्तु की गति है, यानी कि एक समान त्वरित गति में है वस्तु किसमें है, एक समान त्वरित गति में है, यानी कि वस्तु का जो त्वरण है वह प्रत्येक दिशा में सेम ही होगा, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो 0 सेकेंड में वह 0 है, 0 सेकेंड में 0, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 2 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से वह गति कर रही है, चौथे सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का वेग है, और छठवें सेकेंड में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेग है, 8वें सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेग है, ठीक है, 10वें सेकेंड में 15 और 12वें सेकेंड में 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेग है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दूरी निकालनी है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दूरी निकालनी है, तो मैंने ले लिया है दूरी, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया है 8 और 12 के बीच में, 8 और 12, यानी कि इस 8 को मैंने t1 मान लिया और 12 को मैंने t2 मान लिया, ठीक है, और वेलोसिटी मैंने ले ली आपका 12 से 18, ठीक है। अब मुझे दूरी निकालनी है, तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज मिल रहा है, एक आयत मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है और एक आयत मिल रहा है। तो हम इस क्षेत्रफल के माध्यम से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और यानी कि और आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और आयत का जो क्षेत्रफल है, इन दो इस सभी मतलब टोटल के माध्यम से हम दूरी को निकाल सकते हैं। तो पहले हम बात कर लें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिभुज कौन है, ADE का क्षेत्रफल प्लस आयत
ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर लेंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बात समझ में आई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार है आपका AD, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है आपका DE प्लस, ठीक है। लंबाई कितना है आयत का, आयत की लंबाई की बात करें तो AB, और चौड़ाई की बात करें तो BC, ठीक। तो दूरी निकालनी है हमें क्या निकालना है, दूरी। तो 1/2 इंटू AD, देखिए A से D की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, A से D। मैं नीचे लिखूंगा, A पॉइंट पर क्या है 8 है, और D पॉइंट पे क्या है 12 है, ठीक है। A पॉइंट पर 8 है और D पॉइंट पर 12 है, तो 12 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, बचेगा 4, ठीक है। ये हो गया 4 प्लस DE की बात करूँ तो D के पॉइंट पे कौन है 12 है, और E के पॉइंट पे कौन है 18 है। तो V2 माइनस V1, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक। प्लस AB की बात की जाए, AB की बात की जाए तो B पर 0 है, V1 पर 12 है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक। प्लस BC की बात की जाए, BC तो T1 T2 है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, ठीक। ये लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये भी गुणे में होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 24 प्लस 48, 2 बार हम 24, और दूरी कितनी आई, तो दूरी जो आई हमारे पास वह आई 12 प्लस 48 बराबर 16 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु थी, जो कार थी, ठीक है, वह 8 से 12 सेकंड के दौरान, कोई वस्तु कोई कार ही मान लेते हैं, कोई वस्तु थी जो 8 से 12 सेकंड के दौरान उसने कितनी दूरी तय की, उसने 60 मीटर की दूरी तय की। बात समझ में आई आपको यहाँ तक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर हम इसको गति के तृतीय समीकरण से निकालें तो गति का तृतीय समीकरण क्या है, गति का तृतीय समीकरण है आपका AS V² माइनस U², ठीक है। तो गति का तृतीय समीकरण यही है, 2 है। हमें त्वरण कितना मिला था, हमें त्वरण मिला था 1.5 इंटू यस इज इक्वल टू ये यस है, ठीक है, 2AS। V की वैल्यू कितनी है, V² माइनस U², ठीक है। प्रारंभिक वेग ये था, अंतिम वेग ये है, तो ये हो जाएगा 324 यानी कि 18 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3S, कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 3S, ठीक है। और ये हो जाएगा 324 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 3S इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, तो यस की वैल्यू कितनी है 60 मीटर, ठीक है। तो हम गति के तृतीय समीकरण से भी इसे हल कर सकते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हमने हल किया तो 60 मीटर,
और गति के तृतीय समीकरण से हमने हल किया तो 60 मीटर आया। ठीक है, तो ये तो था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए